कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। आपने गौर किया होगा कि चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियों के अलावा कुछ और महकमे भी एक्टिव हो जाते हैं, केंद्रीय एजेंसियां कहते हैं उन्हें, फिर चाहे वो सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। वैसे एक्टिव हो सकता है साल भर रहते होंगे, लेकिन चुनावों के वक्त राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी ज़्यादा होती है तो सुर्खियां बनने लगती हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ऐसा होता दिख रहा है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई थी, अब पंजाब में चल रही है। पहले हम पंजाब की बात करते हैं, फिर यूपी पर आएंगे। पंजाब में सोमवार रात से ईडी की छापेमारी शुरू हुई। 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई। लुधियाना, मोहाली और पठानकोट में यह कार्रवाई चली। इस छापेमारी की तपिश राजनीति में इसलिए आई क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। हनी के मोहाली निवास और लुधियाना के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। अब ये छापेमारी हो क्यों रही है? क्या सीएम चन्नी पर किसी तरह का दबाव डालने के लिए केंद्र सरकार ने ईडी को लगाया है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, या फिर मामला इन दोनों से इतर कुछ और है? असल में बात कुछ और ही है। और इंटरेस्टिंगली ये केस कांग्रेस की सरकार ने दर्ज करवाया था, जिस मामले में छापेमारी चल रही है। 7 मार्च 2018 इस दिन पंजाब के लुधियाना जिले के भगत सिंह नगर इलाके के राहौन थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। 7 मार्च 2018 का मतलब है कि कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 1 साल बाद। आपको मालूम ही होगा 11 मार्च 2017 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और केस भी कैप्टन के कहने पर ही दर्ज हुआ था। वो कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे जालंधर और लुधियाना के सीमाई इलाकों में। जब वो दरियाए सतलज नदी उसके ऊपर से उड़ रहे थे तो नीचे झांक कर उन्होंने देखा, थोड़ा और सटीकता से बताएं तो वो जगह राहौन और फिल्लौर के बीच में कहीं थी। राहौन, जैसा हमने पहले बताया, लुधियाना में पड़ता है और फिल्लौर जालंधर में पड़ता है। पंजाब के नक्शे पर अगर आप इन दोनों जिलों को देखेंगे, जालंधर और लुधियाना, तो इन दोनों की सीमाएं आपको आपस में सटी हुई नजर आएंगी। तो इधर से गुजरते हुए कैप्टन ने देखा कि सतलज की तलहटी में बालू का खनन हो रहा है। मुख्यमंत्री को तो ये मालूम होना स्वाभाविक ही है कि कहाँ का खनन वैध माना जाएगा और कहाँ का अवैध। तो सीएम ने तुरंत अवैध खनन का संज्ञान ले लिया और इस तरह से 7 मार्च 2018 को राहौन थाने में खनिज कानून और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। आसान भाषा में कहें तो अवैध खनन के मामले में जो धाराएं लगती हैं वो लगा दी गई इस मामले में। मुख्यमंत्री के आदेश पर केस दर्ज हुआ था तो पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए छापेमारी शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 26 लोगों के इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जब जांच शुरू हुई तो मामला बड़ा निकला। एक प्रमुख नाम सामने आया, कुदरतदीप सिंह। इस आदमी की पहचान लुधियाना के कारोबारी के तौर पर है। ये खुद को प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के एमडी बताते हैं। ऐसी जानकारी हमें कई स्रोतों से मिली। कुदरतदीप सिंह की लिंक्डइन पर एक प्रोफाइल भी मिलती है। लिंक्डइन को आप प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। तो वहां कुदरतदीप सिंह की प्रोफाइल कहती है कि वो प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स के अक्टूबर 2018 से मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। ये कंपनी विदेश भेजने की कंसल्टेंसी की तरह काम करती है। इसके अलावा पिंजौर रियल्टर्स के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुदरतदीप। ये कंपनी 2005 में शुरू की गई थी और सनराइज इंफ्रा नाम की कंपनी में मैनेजिंग एडिटर भी हैं। ये कंपनी 2016 में शुरू हुई थी। एक बात हम फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जानकारी हमें लिंक्डइन और बाकी स्रोतों से मिली है। कोई आधिकारिक दस्तावेज अभी तक हमारे हाथ नहीं लगाए जिसके आधार पर हम पुष्टि भी करें। पर लुधियाना के स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक भी कुदरतदीप सिंह की पहचान बड़े रईस कारोबारी के तौर पर है। इस कहानी में अब दूसरा नाम आता है भूपिंदर सिंह हनी का। कौन है ये? कुदरतदीप सिंह के दोस्त बताए जाते हैं और उनकी कंपनी के डायरेक्टर। 34 साल का लड़का, पुरुष भी कह सकते हैं, लड़का, जैसा आपको ठीक लगे एज के हिसाब से। अब इतनी सी पहचान से लड़का आपको सामान्य लग रहा होगा। चलिए अब इनकी खास पहचान आपको बताते हैं। भूपिंदर सिंह हनी पंजाब के मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साले साहब के लड़के होते हैं। लुधियाना के हमारे साथी पत्रकार मुनीष से हमें जानकारी मिली। और सुनिए, मार्च 2017 में जब चन्नी कैप्टन सरकार में मंत्री बने तो कुछ वक्त के लिए भूपिंदर सिंह हनी को ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी रखा गया था। पंजाब के एक पत्रकार से हमें यह जानकारी मिली। वैसे कुछ दूसरे पत्रकारों ने कहा कि हनी के चन्नी के ओएसडी रहने वाली बात में ज्यादा दम है नहीं। तो अभी विवाद है कि ओएसडी थे या नहीं थे, पर संबंध है। खैर, हम चन्नी के साले साहब के बेटे वाली पहचान के साथ ही आगे बढ़ते हैं। 2018 में कुछ गिरफ्तारियों के बाद यह मामला कमजोर पड़ गया।
अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं साल 2021 में। बतौर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सितंबर में इस्तीफा दिया और 20 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद संभाल लिया पंजाब का। तारीख के साथ ये घटनाएं हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप केस की असली क्रोनोलॉजी समझ सकें। कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन क्या करने वाले हैं ये तय नहीं हो पाया। कुछ वक्त, 1.5 महीना निकल गया और फिर 2 नवंबर का दिन आया जब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। 3 नवंबर को कैप्टन ने नई पार्टी के नाम का ऐलान किया, पंजाब लोक दल। उसके बाद ये सुगबुगाहट होने लगती है कि कैप्टन की पार्टी भाजपा के साथ अलायंस में चुनाव लड़ सकती है। अलायंस का ऐलान दिसंबर में हुआ, लेकिन उससे पहले 30 नवंबर को एक घटना और होती है। ईडी के दफ्तर में एक ECIR दर्ज होती है। ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे पुलिस थानों में FIR दर्ज होती है, वैसे ईडी जब कोई केस दर्ज करती है तो उसे ECIR कहते हैं, उसकी शुरुआत को। ईडी का ये केस दर्ज हुआ 2 कंपनीज के खिलाफ। पहली प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी पिंजौर रियल्टर्स, कुदरतदीप सिंह की कंपनियां, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और फिर 18 जनवरी के सुबह पंजाब में पठानकोट, लुधियाना और मोहाली की 10 जगहों पर छापेमारी शुरू होती है। चन्नी के साले साहब के बेटे भूपिंदर सिंह हनी के मोहाली में रेंटेड घर, किराए के घर और लुधियाना के ठिकानों पर भी छापे पड़ते हैं। खबरें ये भी आई कि छापेमारी में 6 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, जिनमें से 4 करोड़ भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों से बरामद हुए। उसके बाद से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो जानते ही हैं आप। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच नहीं करेगा कि उन्होंने अवैध बालू खनन किया या नहीं किया। ईडी को इससे कोई मतलब नहीं है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत आता है। मतलब पैसा कहां से कमाया जा रहा है और किन स्रोतों से कहां भेजा जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर टैक्स चुकाया गया है कि नहीं। अगर टैक्स नहीं दिया है तो काला धन है, आपने डिक्लेयर नहीं की वो इनकम। इस तरह की गतिविधियां मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आती हैं, जिनमें हवाला से पैसों का लेन देन भी शामिल है। आपको मालूम ही होगा, ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आता है। राजस्व विभाग में ही एक और एजेंसी होती है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये एजेंसी गुप्त सूचना या शिकायतों के आधार पर जानकारी जुटाती है कि देश में कौन व्यक्ति या संस्था मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त हो सकता है। जब एजेंसी को लगने लगे कि जानकारी पुख्ता है, तभी छापेमारी और जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय काम में लगता है। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं कि कहीं किसी थाने में पहले से कोई FIR दर्ज हो या न हो। अपनी जानकारी के हिसाब से ईडी ECIR दर्ज करती है और ECIR में क्या लिखा होता है, ईडी ये जानकारी आरोपी को भी नहीं बताती। जैसा कि FIR के मामले में आप जानते होंगे कि दर्ज कराने वाले को भी एक कॉपी दी जाती है। पिछले साल सितंबर में एक मामले में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि ईडी ECIR आरोपी के साथ साझा नहीं करती है। ये एजेंसी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, केस की फाइल को एक नाम देने जैसा। अब इतनी जानकारी के बाद इस मामले को चुनावों के संदर्भ में समझिए। कंपनियां अवैध खनन की दोषी थीं, ये बात तो खुद कांग्रेस की सरकार ने ही मानी थी, इसलिए FIR और कार्रवाई शुरू हुई थी। उन कंपनियों से चन्नी के रिश्तेदार जुड़े थे, ये भी बात पहले से पब्लिक डोमेन में है। सवाल सिर्फ ईडी की छापेमारी की टाइमिंग को लेके है। पंजाब वाली छापेमारी से पहले पिछले महीने यूपी में भी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी। वहां काम पर लगा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 18 दिसंबर को तड़के आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापे मारे। मऊ से लेकर मैनपुरी तक जिन नेताओं के यहाँ छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। और यहाँ भी राजनीतिक पार्टियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चुनाव के चलते केंद्र सरकार विपक्षियों को एजेंसियों के जरिए धमकाने की कोशिश कर रही है।